नया रास्ता पार्ट 22। अब इस चैप्टर में मीनू मेरठ आ जाती है और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। किस तरह से वो अपना नाम स्थापित करती है, किस तरह से 22 चैप्टर में जब वो वकील बन जाती है, किस तरह से वो फिर से अमित से मिलने आती है और उसके मन में क्या क्या बातें उभरती हैं और किस तरह से राजू को वो अपना मानती है, इस चैप्टर में वही सब कुछ है। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था, पूरी तरह से अरेंज्ड था। नीलिमा ने उस कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू को पूर्ण सहयोग दिया था। मतलब मीनू आने वाली थी मेरठ में प्रैक्टिस के लिए, इसलिए उसके पति ने ही उसके घर का अरेंजमेंट किया था, बंदोबस्त किया था, इसलिए नीलिमा ने और राजू ने मिलकर उस पूरे कमरे को ठीक किया था। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। वो चाहे छोटी बच्ची थी लेकिन फिर भी उसे अकेलापन नहीं महसूस होता था क्योंकि यहाँ पर उसका कोई अपना नहीं था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती यानी कि कोर्ट। शाम को थकी हुई लौट कर आती थी। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा था, उसका रूटीन जो है वो चल पड़ा था मेरठ में। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया था कि अमित अभी भी अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही, कोर्ट जाने से पहले ही उसने निश्चय कर लिया था। उसने सोचा था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज न जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई। बहुत दिन से वो अमित से नहीं मिली थी तो उसे लगा कि न जाने कैसा है अमित, तो उसे मिल लिया जाए। और उसने सोचा कि इस बार कोर्ट से आने के बाद मैं उसे ज़रूर मिलूंगी। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, मुकदमे यानी कि केसेस लड़ने के लिए, इसलिए उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी के कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर, हॉस्पिटल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे। उसे सोचा कि जाऊं न जाऊं। शी वॉज इन अ ड्यूअल माइंड। उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि किस अधिकार से मैं जाऊं भी अमित से मिले, और आज वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन ये सब सोचते सोचते अचानक से उसके पैर अस्पताल की ओर ही बढ़ चले। परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ चले। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था, विचारों की लड़ाई थी। उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं, किस अधिकार से, किस रिश्ते से वो जाए अमित से मिलने। कई बार उसकी अंतर प्रेरणा, उसके इनर कॉन्शियस ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया। उसे कहा कि नहीं नहीं, तू क्यों जा रही हो हॉस्पिटल में मिलने, कौन है अमित तेरा, ये सब सोचते सोचते लेकिन वह फैसला न कर पाई। परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी। सोचते विचारते विचारते न जाने कब वो अस्पताल पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा हुआ अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। अब माँ को भी पता चल गया कि मीनू कौन है, तो उन्होंने उसे बिठाया और वो वकील बन चुकी है। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बहुत दिनों के बाद भी अमित मीनू से मिल रहा था तो जो उदास सा रहता था, बीमारी के कारण परेशान सा रहता था, लेकिन जैसे ही मीनू का चेहरा देखा वो भी खुशी से झूम उठा। तभी अमित की माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। अभी माँ को भी खुशी हो रही कि अरे वो वकील बन चुकी है। फिर अमित को भी खुशी हो रही है। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है, यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया। मीनू की वकालत पढ़ाई पूरी करने पर और मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू करने पर अमित को खुशी क्यों महसूस हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। अमित को इसलिए खुशी महसूस हुई, उसे लगा कि अभी मीनू मेरठ में ही प्रैक्टिस कर रही है तो न जाने वो कितनी बार उससे मिल पाएगी, तो बहुत बार उसका आना जाना होगा तो वो आराम से मीनू से मिल पाएगा क्योंकि वो भी मेरठ में है, अमित खुद भी, और मीनू भी मेरठ में ही है, तो उसका मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। यह सोचते हुए वह भी खुश हो उठा और उसे भी अच्छा लगा कि मीनू की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और वो प्रैक्टिस कर रही है, इस बात से भी उसको बहुत खुशी हो रही थी। परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवतरण पूछा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सच में वो खुश तो हो रहा है मीनू से मिलने के लिए, लेकिन उसे अपनी हालत को लेकर
बड़ी चिंता थी। उसे लग रहा था कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएगा या नहीं, उसकी पूरी हड्डियां फिर से जुड़ पाएंगी कि नहीं, वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं। यह सब सोचते सोचते उसका मन भी हीन भावना से ग्रस्त हो गया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे, उसके दिमाग में घूमने लगे। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर फिर उदासी सी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाएं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, पर फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। इस समय तो इसे दवा और दुआ यानी कि मेडिसिन, और दुआ यानी कि भगवान की प्रेयर्स, भगवान के आशीर्वाद की ही ज़रूरत है, दोनों की ही आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। माँ क्या कहकर उदास हो गई, ये प्रश्न, इसका जवाब ये है। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई थी। उसने पूछा, यहाँ अस्पताल में कितने समय और रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी रहना ही पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने और, मतलब और 4 महीने? बाप रे। हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता, हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। उसने देखा कि अरे शाम हो गई है, शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। अभी उसे लगा शाम को बहुत देर हो चुकी है। उस समय तो देर रात तक लड़कियां अकेले बाहर नहीं जाती थी, अंधेरा होते ही लड़कियां घर पर रहती थी, इसलिए शाम होते ही उसे लगा कि नहीं अभी तो मुझे अपने घर जाना चाहिए। इसलिए उसने आंटी को बोला और वहाँ से वो निकल पड़ी। अब वह शीघ्र ही, जल्दी ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, बेचैन थी, क्योंकि नन्ही राजू उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, उसका इंतजार, वो भी छोटी बच्ची उसका इंतजार कर रही होगी कि सुबह से आज मीनू आई क्यों नहीं, इतनी देर क्यों हो गई। जैसे ही मीनू कमरे में पहुंची तो राजू ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई है, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह बच्ची कौन होती है मुझसे उससे ये सब बातें पूछने वाली। अब मीनू को लग रहा है ये इतनी छोटी सी बच्ची है, इसका क्या अधिकार है मुझ पर जो मुझसे ये सवाल पूछ रही, हु शी टू आस्क मी ऑल दीज क्वेश्चंस, हाउ डेयर शी इज। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके कोमल हृदय में यह आया कि सच में राजू भी तो उसका ख्याल रखती है, उसे अपना मानती है, इसलिए उसकी चिंता करती है, इसलिए वो सब सारे सवाल पूछ रही है। दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि यही राजू तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है। मेरठ में वो अकेली रहती है, काम पर जाती है, प्रैक्टिस करती है और राजू घर का काम संभालती है, उसके लिए खाना बनाती है। अगर राजू न होती तो मीनू कितना अकेलापन महसूस करती। उसे ये सब सोचते हुए उसे लगा कि नहीं उसकी सोच गलत है, इसलिए जो मन में उसके राजू के प्रति सवाल उठा वह कहीं ना कहीं ये सब विचार करके खत्म हो गए। यदि राजू न होती तो क्या वह अकेली यहाँ रह सकती थी? राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगा कर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था ताकि आप आकर जल्दी ही खाना खाकर आराम कर लें। राजू की इस बात में अपनेपन का कितना एहसास था? राजू की किस बात में अपनेपन का एहसास था, ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, जब मीनू थककर कचहरी से लौटी तब राजू ने उसके लिए जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लिया था, यह सोच के कि मीनू आज बहुत थक गई होगी, उसे आने में काफ़ी देर हो गई है, यह सोचकर उसने खाना तैयार कर लिया था कि मीनू थक कर आई होगी, जल्दी खाना खाकर वो आराम कर सकती है। ऐसे राजू के इस बात में मीनू को अपनेपन का एहसास मालूम पड़ा। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूँगी तो इस परदेश में आपका कौन ध्यान रखेगा। अच्छा राजू, तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपना सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। वो भी थक गई थी इसलिए पढ़ रही थी किताब। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नज़र राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरा दिन तो वो काम करती थी घर का, इतनी सी बच्ची, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ। उस समय उसके मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। लास्ट पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ।
वो पूरी रात उसकी आंखों में नींद क्यों नहीं थी, वह अमित के बारे में क्या सोचती रही, वह रात भर करवटें क्यों बदलती रही, इन सभी का आंसर ये पूरा पैराग्राफ है। अमित अपनी इस दशा से कितना निराश हो चुका था। वो सोच रही थी कि सच में अमित अपनी इस हालत से कितना परेशान हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उसे अच्छे से अच्छी लड़की मिल सकती थी। मीनू सोचने लगी, सच में चाहता तो वो अच्छे से अच्छी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन वो अच्छा लड़का है, समझदार है, इसलिए मीनू के लिए ही उसने इंतज़ार किया। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, तो क्या उसे उसके साथ विवाह करना चाहिए। ये सारे प्रश्न मीनू के दिमाग में उठने लगे। परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। जब अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे। अरमानों की मंजिल, अमित के अरमानों की मंजिल मीनू ही तो थी, मीनू से ही तो वो शादी करना चाहता था। वो इसे सोचती रही। आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से उसकी आंख खुली।